इफ़ यू नो आपके साथ काफ़ी लेक्चर्स से जो है वो तकरीबन 1.5 माह से एक अच्छी इंटरेक्शन भी हो रही है, आपको सीखने का मौका भी मिल रहा है और आप अपने आप को जान भी रहे हैं और इम्प्रूव भी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। चैप्टर 5 कंप्लीट करने के बाद थोड़ी सी बातें उसके रिलेटेड करके फिर अल्लाह का नाम लेके नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 5 का नाम था बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ से हमने बेसिकली जाना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके ऊपर सारा लिविंग ऑर्गेनाइजेशन बेस करती है, उसमें 5 किंगडम्स कौन से हैं और आप उनको किस तरह अरेंज करते हो, ठीक है। एक तो ये था। उसके बाद सेकंड इसमें स्टेप ये था कि ये भी देखा गया, मैं ज़रा टॉपिक्स जॉट डाउन कर दूं फिर शुरू करते हैं अगला चैप्टर। सबसे पहले पढ़ी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले तो इसको गो थ्रू किया कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। देन हम लोग बायोडाइवर्सिटी से होते हुए वी वेंट ऑन टूवर्ड्स अल्टीमेटली द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये क्या था 5 किंगडम? इसके मुताबिक 5 किंगडम्स हैं, एनिमेलिया, प्लांटे, देन किंगडम प्रोकैरियोट्स यानी कि किंगडम मोनरा, देन किंगडम फंजाई एंड फाइनली किंगडम एनिमेलिया। इस अंदाज में ये सारा अरेंज हुआ और एज सच इसको इस तरह प्रेजेंट किया गया। फिर हम लोग यहाँ से होते हुए पहुँचे थे वायरस पे। व्हाट इज़ वायरस? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट को बोलते हैं वायरस। वायरसेस का सबसे मेन करैक्टर मैंने बताया आपको, फिर रिकैप कर रहा हूँ सो दैट आप बड़े ध्यान से इसको सुन लें और ज़हन नशीन कर लें। वायरसेस आर ओनली एबल टू रिप्रोड्यूस विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। इसका मतलब जो आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस का अटैक चल रहा है, उस वायरस के अटैक में अगर वो वायरस आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद है तो वो डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर वही वायरस आप जैसे हाथ बार बार मुंह पे लगा रहे हैं, ऐसे इसको रगड़ रहे हैं, वही वायरस आपकी उंगलियों से, चूँकि नज़र तो आता नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, तो वही वायरस अगर आपकी उंगलियों से आपके मुंह के थ्रू आपकी सर्कुलेशन में आ जाए तो बहुत तेज़ी से बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। अब कोई आपसे पूछे जी इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो 2 बातें उसके लिए। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, बी और टी, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स बेसिकली वो सेल्स हैं जो बोन मैरो में बनते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी में बेटा बुनियादी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये दोनों सेल्स तकरीबन 70 से 80% ऑफ द इम्यूनिटी वीक कर देते हैं। तो वायरस कोई भी हो, कोरोना वायरस ही क्यों ना हो जो आजकल सारी दुनिया को जिसने जकड़ा हुआ है, उसमें होता क्या? सबसे पहले उसमें बॉडी वीक से वीक होती चली जाती है विद रिगार्ड्स टू इम्यून सिस्टम। लाहौर में इस वक्त जो वेव चल रही है कोरोना वायरस की, जिसमें बेशुमार लोग इफ़ेक्टेड हैं इस वक्त, बेशुमार लोगों को बुखार है, ऐसे ऐसे नौजवान भी हैं उसमें जिनको देख के ये अंदाज़ा नहीं होता था कि इनका इम्यून सिस्टम इतना वीक होगा। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आजकल हर इंसान नए से नए टोटके देख रहा है। जैसे कोई कह रहा है सेना लीव्स को यूज़ करें, उसका कावा पिएं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नटशेल ये है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स के लिए या इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट के लिए नेचुरल खाएं, जंक ना खाएं। केक, पेस्ट्रियाँ, पैटी, पिज़्ज़े, ये सब वो चीज़ें हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है बॉडी के नॉर्मल होम्योस्टेसिस के साथ और डेफिनेटली बॉडी के सर्वाइवल के साथ भी और उसकी बका के साथ भी। तो इस बात को समझिए कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरवर्क करना पड़ेगा। उस ओवरवर्किंग की वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो रप्चर होता चला जाएगा, वो कमज़ोर होगा। उस कमज़ोरी की वजह से अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज़ कि आप वायरस अटैक के साथ प्रोन हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी इम्यून सिस्टम वीकन होता है, वायरस का जो अटैक है वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे आजकल
कोरोना वायरस के अटैक में जो वायरल डिजीज़ आपको बेसिकली थोड़ी सी मैंने पढ़ाई भी थी लेक्चर्स में, होता क्या, ये करता क्या, ये आपने जिस तरह मैंने बताया वायरस सारे इसी तरह एंटर होते हैं या पानी के थ्रू एंटर होते हैं। हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो या ई हो, या ये मेन है चार। इन चारों के हवाले से ये कि इनकी जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है ना वो वाटर है। आप ऐसा पानी पीते हो जो साफ़ नहीं है या गंदा है तो क्या होगा कि ये वायरस आपकी पानी के थ्रू अंदर पास कर जाएगा और फिर क्या करेगा कि सर्कुलेशन में आ जाएगा। क्योंकि कोई ये भी पूछ सकता है आपसे कि भाई वाटर की एब्जॉर्प्शन, बल्कि एक इस तरह का एमसीक्यू भी आता है, द डाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बताइए वाटर की डाइजेशन कहाँ होती है? तो वाटर की डाइजेशन कहीं भी नहीं होती है, वाटर सिर्फ डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद एज सच फिर वो इस्तेमाल होता है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि डाइजेशन जो है ना वाटर की वो कोई नहीं होती है। तो इसका मतलब जो पानी एब्जॉर्ब होता है वही पानी फिर जो है वो बाद में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और एज सच इसी इस्तेमाल में फिर वो रहता है। ठीक हो गया? तो ये इसके हवाले से चंद बातें। फिर क्या होता है कि ये वायरस आपके लंग टिश्यूज़ को, एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करता है जो प्लूरा है, और उसके बाद क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि बेसिकली ये लंग्स को वीकन कर देता है। वो जो इंसान कहता है ना कि कोरोना वायरस के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से बेसिकली जो है वो ये प्रॉब्लम होती है कि इंसान कहता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो गया है वो, और आखिर वो फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप वीडियोस देख रहे हो आजकल कि सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आता। तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी ये बेसिकली इस तरह ही चलता रहता है। ठीक है? तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है? दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर, ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद इन द लिविंग सेल्स ओनली, और अगर ये सेल के साथ हैं तो ये एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते। फिर मेरे बच्चों, मैंने आपको वायरसेस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। स्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि वायरसेस, और टिपिकली उसमें बैक्टीरियोफेज था। देखने में इस तरह लगते हैं। ठीक है? बैक्टीरियोफेज स्पेशली टैडपोल शेप्ड। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और, मैं चूँकि ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वक्त चैप्टर का, तो थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ कि इसके सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। वो आरएनए भी हो सकता है और वो डीएनए भी हो सकता है। उसको क्या बोलोगे? जीनोम। तो डायरी में लिख लो या जिधर भी आप रजिस्टर चूज़ कर रहे हो उसमें लिख लो कि जीनोम क्या होता है। द कंप्लीट जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी इंडिविजुअल इज़ रेफर टू एज इट्स जीनोम। ठीक है? अच्छा, जीनोम भी क्लियर होना चाहिए आपको। और सेकेंडली आप इसमें ये नीचे वाला हिस्सा देख लें, ये इसका कॉलर है। ठीक है? ये टेल है, और टेल के अंदर सेंटर में एक प्रोटीन है और बाहर शीथ है, प्रोटीन की शीथ। ठीक है? एक अदर प्रोटीन की लेयरिंग है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी एंड प्लेट है। ठीक है? एंड प्लेट बेटा क्या होती है? ये वो जगह है जहाँ से टेल फाइबर्स निकलते हैं। तो टेल फाइबर निकल के किसके साथ अटैच होते हैं बताइएगा? जो भी होस्ट सेल है। अब ये कितने होते हैं टेल फाइबर? 6। जो भी होस्ट सेल है, फ़र्ज़ करें आपके पास होस्ट सेल है विद रिगार्ड्स टू, जैसे मैं समझ लेता हूँ कि जी ये HIV का है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की बेसिक हम शेप बना रहे हैं, तो ये जाके स्पेशली लगता है टी लिम्फोसाइट के ऊपर। ठीक है? याद है? बताया था पहले भी आपको। और टी लिम्फोसाइट के ऊपर एक ख़ास जगह है, उसको बोलते हैं CD4 साइट, अकॉर्डिंग टू योर बुक। CD4 क्या होता है? क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 साइट होती है। उधर जाके ये अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद अगले टाइम पे क्या करता है कि अपनी लाइफ साइकिल शुरू कर देता है। ठीक है? गर्ज है कि समझ गए मेरी बात कि मैं मेरे बच्चों बता क्या रहा हूँ आपको? मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपके पास एक वायरस की एग्जांपल है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उनको
तबाह कर देते हैं। ये इसका मेन इसका जीनोम है, और जीनोम के बाहर ये सारा कैप्सिड है। क्या है? कैप्सिड। तो ये आप इसके हवाले से ये देख लो कि ये इसका कैप्सिड वाला हिस्सा है, और कैप्सिड हमेशा याद रखो किससे बना हुआ है? बताओ। कैप्सोमियर से, आउटर प्रोटेक्टेड कोट। कॉमनली एमसीक्यू भी आ जाता है कि क्या पूरे का पूरा ये वायरस एंटर हो जाता है विद इन द होस्ट सेल, या सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आगे पास करता है? बहुत कॉमन ये मेरा बच्चा पूछा जाता है। तो बात यह है कि अगर आप पूरे वायरस के हवाले से देखोगे तो किताब की लाइन मिलेगी, और सारा ये टॉपिक चूँकि एमकेट का भी है तो वो उस हवाले से भी ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादातर एनिमल वायरसेस एज अ होल भी एंटर हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में एनिमल वायरसेस जो हैं वो अगर ख़ुद ना एंटर हों तो कम से कम अपना जेनेटिक मटेरियल ज़रूर पास कर देते हैं। और फिर आगे जाके मैंने आपको ये बताया था कि वो जेनेटिक मटेरियल एंटर होने के बाद विद इन द बॉडी क्या करता है कि लाइफ साइकिल शुरू कर देता है। अब वो भी थोड़ी सी रिकैप दूँ मेरे बच्चों को, सो दैट पूरा चैप्टर ओवरव्यू हो जाए, और जिन बच्चों ने इस चैप्टर के शुरू वाले फेजेस में मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था वो अब ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स को, तो उनका भी थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए। देखें, जैसे लाइटिक या लाइसोजेनिक पाथवेज हैं या साइकिल है। मैट्रिक में मेरे बच्चे पढ़ के आए हो, सबसे पहले मुझे बताओ साइकिल क्या होती है? साइकिल से मुराद है एक ऐसा पॉइंट जो एग्जैक्टली उस जगह पे वापस पहुंचे जिस जगह से वो शुरू हुआ था। ठीक है, अगर वो उस जगह पे वापस ना पहुंचा तो डेफिनेटली फिर उसमें वो साइक्लिक एक्टिविटी या इफ़ेक्ट्स उस तरह के नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो ये एक वायरस था, ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ पूरा चैप्टर आपके सामने। ये आके जी इस होस्ट सेल के साथ अटैच हो गया। ये कोई भी होस्ट सेल है, फ़र्ज़ करें ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है या जो भी है, ठीक है, इसके साथ अटैच हो गया। अटैच होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया कि अपना जो भी यहाँ पे इसके पास जेनेटिक मटेरियल था, ये आरएनए वायरस था या डीएनए वायरस था, वो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल आगे पास कर दिया। फ़र्ज़ करें ये डीएनए था, ये आगे पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? इस डीएनए ने अंदर जाकर उस होस्ट सेल को ये कहा कि तुम वायरल प्रोटीन और कैप्सिड वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाओ। ठीक है, और 25 मिनट में इसको 200 फेज बनाने का टारगेट दिया, 200 फेजेस। यानी कि अगर आप देखो तो इसका रेट तो भाई बाइनरी फिशन से भी ज़्यादा है ना, जो प्रोकैरियोट्स का और बैक्टीरिया का खासा है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, ज़रा रिकॉल करें। बाइनरी फिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल 20 मिनट में 2 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 25 मिनट में 200 प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने? 200, बहुत बड़ी तादाद। तो गर्ज है कि ये क्या होता है कि फिर ये फेजेस रिलीज़ होते हैं और फिर ये दोबारा से इस लाइफ साइकिल को शुरू कर देते हैं। तो ये तो है मास्टर स्लेव रिलेशन। इसको क्या बोलोगे? मास्टर स्लेव, यानी कि आका और ग़ुलाम की रिलेशनशिप। ठीक है, लाइटिक। अगर यही बात मैं आपको साथ ही मैंने बताया था लाइसोजेनिक में भी कि लाइसोजेनिक और लाइटिक में फ़र्क क्या है। सबसे पहले एड्सॉर्प्शन होती है, ठीक है, दोनों का कॉमन फेज। देन पेनिट्रेशन होती है, पेनिट्रेट कर जाता है। देन इंजेक्शन होता है, और पेनिट्रेशन किसकी मदद से होती है? लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से। और फिर वो इंजेक्ट कर देता है वायरल जीनोम को विद इन द होस्ट सेल। जब वो जीनोम विद इन द होस्ट सेल आ जाता है तो वो एक्टिव कंट्रोल नहीं संभालता, वो प्रोफेज बना देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और बड़ा डिफरेंट वर्ड है। फ़र्ज़ करें ये बैक्टीरियल सेल था और ये बैक्टीरियल जीनोम है, तो ये आके वायरस इसके साथ जुड़ गया, इसके डीएनए के साथ। ठीक है, उसने इसके साथ जोड़ बना दिया। अब क्या होगा? बाइनरी फिशन होगी, और हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी वो डिवाइड और सब डिवाइड करेगा वो और मज़ीद से मज़ीद प्रोड्यूस करता चला जाएगा। ठीक है, और किसी भी वक्त, फिर मैंने ये बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडक्शन। ये क्या होता है कि किसी भी वक्त सेल लाइसोजेनिक साइकिल को छोड़कर लाइटिक साइकिल शुरू कर देता है। तो लाइटिक साइकिल को जैसे वो शुरू करता है वो किस अंदाज में उसको लेके चलता है, क्लियर है सबको? वो फौरी तौर पे अपने सेल बनाने की एबिलिटी उसमें आ जाती है और वो फिर वायरल प्रोटीन और जीनोम बनाता है। और गर्ज है कि इस तरह बेटा साइकिल आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है,
अब इसके बाद हमने पढ़ा था एड्स। ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का और उसके ऊपर फिर बात करते हैं। एड्स के ऊपर बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एमकैट 2019 के सिलेबस में एड्स के टॉपिक का बाकायदा जिक्र है और उसमें से जो है वो MCQs भी आते हैं। 1980s में मैं ज़रा कुछ फ्रेश करवा दूँ आपको। 1980s में कुछ होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर अमेरिका में अजीब से सिम्टम्स देखे गए। उन सिम्टम्स में, उन अलामात में क्या था कि एक तो उन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक था। इस इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से क्या था कि उनकी बॉडी प्रॉपर वर्किंग में नहीं थी और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी। अब देखें, आपकी किताब कहती है कि ऐसे लोग जिनमें कई बीमारियां इकट्ठी ज़ाहिर हो जाएं, जैसे अल्लाह रहम करे, जैसे कोरोना वायरस है, उसमें अब कोई समझ नहीं सकता कि भाई नमूनिया क्यों कॉज हो रहा है, हालांकि वायरस अटैक हुआ है आपको, तो नमूनिया कॉज करने का क्या मतलब है। नमूनिया कोरोना वायरस में इसलिए कॉज होता है क्योंकि इम्यूनिटी हो जाती है रप्चर, उसकी वजह से जो लंग्स सारे मिले होते हैं वो डेफिनेटली फिर उस तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं और फिर इस तरह मतलब ये कि इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि कौन कौन सा सिस्टम वीक होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर वर्किंग ख़त्म हो जाती है। सिम्टम्स में नमूनिया भी है आपकी किताब में, वेट लॉस भी है, कैंसर भी है, गर्ज है कि और इस तरह की ना बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इंसान टेस्ट करवाता है तो उसको पता लगता है कि ही और शी इज़ HIV। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, दोनों रिकैप कर दूँ। HIV पॉजिटिव भी होता है और HIV नेगेटिव भी होता है। अच्छा, जो HIV पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है कि पॉजिटिवली पेशेंट के अंदर अलामात ज़ाहिर होती हैं, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं, लोग नोट कर लें, वो सिर्फ कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? कैरियर। उनमें एज सच अलामात तो ज़ाहिर नहीं होती, बट ये है कि वो ऐसी यूजुअली फ़ीमेल्स कैरियर होती हैं, वो ऐसी कैरियर्स होती हैं कि वो बीमारी को एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में तेज़ी से पास कर देती हैं। तो गर्ज है कि एक और मसला कि एक आबादी में तेज़ी से एड्स फैल रही है। अच्छा, अब जैसे शुरू में कोरोना वायरस के अटैक शुरू हुए तो लोगों ने एक बड़ी खौफ मार्च अप्रैल में महसूस किया, बड़ा डर, हाथ नहीं मिला रहे, ये नहीं कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ये आदत बन गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। अब हर बंदा ही हाथ नहीं मिला रहा और एहतियात कर रहा है। तो इसका ये मतलब था कि जो पहले सोसाइटी के अंदर एकदम खौफ और नफ़रत फैली, उसका आउटकम ये हुआ है कि अब चूँकि ये बीमारी तो रहनी है, ये तो जानी नहीं है, तो इसलिए अब हर बंदा अपने आप को बेहतर बना रहा है कि उसने इसके साथ कैसे सर्वाइव करना है और उसके साथ कैसे गुजारा करना है, क्योंकि ज़िंदगी तो नहीं रुक सकती ना। आप ज़िंदगी बचा सकते हो किससे? एहतियात करके। और सबसे बड़ी एहतियात इसमें क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। एक फासला रखें दूसरे के साथ, जिसके साथ भी आप बैठे हुए हैं, कहीं पे पब्लिक में हैं तो डिस्टेंस रखेंगे तो वायरस अटैक से बच जाएंगे। ये इसका मेन है पॉइंट, आप समझते ही हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि HIV की लाइफ साइकिल जब स्टडी की गई तो इसमें देखा गया कि ये तो एक बहुत ही, जिसे आप कह लो, खूबसूरत सा वायरस है। ऐसा स्पाइक्ड है, ठीक है, ये ऐसे इसके ऊपर स्पाइक्स है। इसके अलावा यहाँ पे एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे ये जीनोम है इसका, और ये क्या है? वायरल RNA है। अच्छा, ये जो बाहर मैंने कांटे से बनाए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों, ये स्पाइक है। स्पाइक समझते हो? रेट्रोवायरसेस का खासा होता है। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? वो वायरसेस जिनको ऑनको वायरस भी कहते हैं। अल्लाह रहम करे, कैंसर की बीमारी कॉज करने वाले रेट्रोवायरसेस हैं। ठीक है,
तो इस लाइफ साइकिल को अगर किताब में देखो तो 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन्ड है, लेकिन अगर आप इसको 4 ही पॉइंट्स में रखोगे तो फिर तो बेटा जी ये फ्रूटफुल नहीं होगी और समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि किताब में कुछ स्टेप्स मिसिंग हैं। रिकॉल करो, जब मैंने लाइफ साइकिल बनाई थी तो बनाते हुए मैंने ये कहा था कि आप जो है वो इसको देखते रहें और जो है वो इसको इम्प्रूव करें। तो इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे है कि आप इसकी डायग्राम पे देखें, गौर करें। सबसे पहले ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैच होता है। तो हम लोग बेटे HIV की ना लाइफ साइकिल शुरू की है। इसमें देखें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले क्या होता है कि ये टी लिम्फोसाइट के CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर आके एक्ट करता है। जैसे ही ये आके लगता है ना इसके ऊपर, किसकी मदद से लगता है? स्पाइक्स की मदद से। तो फौरी तौर पे क्या करता है कि भाई उसको पेनिट्रेट करा के इंजेक्ट भी करवा देता है। अक्सर मैं जब ये चैप्टर रिकैप कर रहा होता हूँ ना तो मैं ये सवाल पूछता हूँ अपने बच्चों से कि ये इसकी सेल वॉल को कैसे तोड़ता है। तो कुछ बच्चे मासूमियत से जवाब देते हैं कि सेल वॉल को ये लाइसोजाइम की मदद से तोड़ता है। तो मैं क्या आप सब बच्चों के लिए बता दूं कि ये सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमल सेल है और इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट है और उसके हवाले से है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो इंजेक्ट करता है इसको और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना वायरल RNA होता है उसको आगे पास कर देता है। तो जैसे ही वायरल RNA को आगे पास करता है, what happens next is रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्ट करता है। वो क्या करता है? वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट कर देता है। अब गर्ज है कि क्या हुआ कि वायरल DNA बन गया। वायरल DNA बनते ही क्या होगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाके वो जो होस्ट का DNA है उसके साथ बेटा वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था प्रो वायरस। गौर से इसको जान लीजिए और समझ लीजिए। प्रो वायरस क्या होता है? बेसिकली प्रोफेज है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो वायरल DNA होता है, अब जो DNA बना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, वो वायरल या जो होस्ट का DNA उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, उसके साथ मिल जाता है। अब क्या होता है इसके बाद कि नेक्स्ट स्टेप में फिर बता दूं ट्रांसक्रिप्शन होती है। बताइए क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? ये वो प्रोसेस है जिसमें DNA RNA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो DNA कन्वर्ट हुआ है ना वो 2 वाला है, उसमें होस्ट वाला भी है और वैसे दूसरे वाला भी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो DNA RNA में कन्वर्ट होता है वो आगे चला जाता है किधर? साइटोप्लाज्म में। और बेटा साइटोप्लाज्म में जाके वो क्या करता है? वायरल प्रोटीन और DNA को होस्ट सेल के साथ हवाले से बनाता चला जाता है। व्हाट नेक्स्ट देन? लाइसिस होती होस्ट सेल की। तो लाइसिस में क्या होता है? 25 मिनट में 200 मज़ीद सोचो कि ये स्पाइक्स वाले डरावने किस्म के देखने में अच्छे वायरसेस रिलीज़ होते चले जाते हैं। उससे बेटा जी क्या होता है कि वो जो वायरसेस रिलीज़ होते जाते हैं वो बॉडी के टी लिम्फोसाइट को हज़ारों की तादाद में घेर लेते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट बॉडी की इम्यूनिटी हर गुज़रते लम्हे के साथ वीक से वीक तर होती चली जाती है और इंसान मौत की तरफ जा रहा होता है। दैट इज़ हाउ द सिस्टम वीकन्स एंड अल्टीमेटली the weakening of the system then finally leads into disastrous results। और ये इन्फेक्शन तेज़ी से स्प्रेडिंग कर रहा होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड का बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं HIV की लाइफ साइकिल। तो ये भी मेरे बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहले भी बनवाया था, एक दफ़ा फिर अभी क्विक रिव्यू दिया आपको इसका, सो दैट आप चैप्टर को प्रॉपरली समझ भी सकें और कर भी सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें शुरू कर रहे हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की सबसे बड़ी अलामत जो सदियों से चली आ रही वो है यरकान। अगर जिस्म, नाखून, आंखें पीली होनी शुरू हो जाएं तो इस पीलाहट का क्या मतलब होता है? इस पीलाहट का मतलब है
कि इंसान को यरकान का अटैक हुआ है। और यरकान में क्या होता है कि आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं? लिवर, ठीक है, किडनी को भी कहते हैं, लेकिन किडनी बेसिकली लिवर के साथ मिलकर काम कर रही होती। जो लिवर एक्सक्रीट करता है ना, किडनी उसको रिमूव करती है, लिवर। इसके अलावा और क्या है बॉडी के अंदर जो वीक जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसमें हार्ट है और ब्रेन है। गर्ज है कि अगर आपका लिवर प्रॉपर काम नहीं ना कर रहा, जिसको उर्दू में जिगर बोलते हो, तो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, हार्मफुल चीज़ें निकल नहीं रही, आपकी बॉडी में प्रॉपर वर्किंग इम्यूनिटी वाइज भी नहीं हो रही, क्योंकि जब टॉक्सिक बॉडी में जमा होते हैं तो डेफिनेटली इम्यूनिटी भी वीक से वीक तर होती चली जाती है। आपकी बॉडी में और बहुत सारे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए भी होता है और ई भी होता है, इसके अलावा बी भी होता है और सी भी होता है। तो इसको थोड़ा सा देखने की, समझने की ज़रूरत है। वैसे किताब के मुताबिक एक MCQ बोर्ड में ये भी आया कि हेपेटाइटिस इज़ ऑफ 7 मेन टाइप्स, ठीक है। तो इसको 7 मेन टाइप्स के ऊपर अगर रहने दो तो तब भी ठीक है, समझ लो बहरहाल कि ये कौन इसको कॉज करता है, उसकी वजह क्या है और ये क्या अटैक्स, मतलब इसमें क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस ए देख लो सबसे पहले। हेपेटाइटिस ए और ई बेटा मैंने दोनों इकट्ठे लिखे हैं। इसकी वजह क्या है कि इन दोनों की सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन फीसिस या डर्टी वाटर है। पानी गंदा हो और फीसिस यानी कि सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिक्स हो रहा हो, तो तब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और ये मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, इन केस अगर हमारे पास ये इस तरह का मसला हो जाए तो इसमें देखते क्या, डॉक्टर चेक करते हैं हेपेटाइटिस ए और ई का टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है बेसिकली। उसमें क्या आता है? उसमें RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस आ जाता है, ठीक है। नॉन इन्वेलप्ड वायरस जो है वो व्यू हो जाता है, समझ आ जाता है। उससे क्या होता है, ये जो RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। गर्ज है कि नज़र आ जाता है कि ये इंसान में ये वायरस मौजूद है और ये अटैक वो कॉज कर रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ये अटैक कॉज करता है, फौरी तौर पे इंसान को जिस्म में वीकनेस फील होती है। एक वर्ड आ जाता है इसमें फटीग, ठीक है, वर्ड सुना है पहले भी, फटीग, थकावट शुरू हो जाती है, इनडाइजेशन, और जब भी खाना हजम नहीं हो रहा था तो आपको पता ही है क्या होता है, नौजिया, ठीक है, मतली की कैफियत शुरू हो जाती है। और एज सच इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं बॉडी के अंदर। इन सारे मसाइल की वजह से जो बढ़ते चले जाते हैं, अल्टीमेटली बॉडी की नॉर्मल वर्किंग ही रुक जाती है, ठीक है। और जॉन्डिस तो आपको पता ही है। अच्छा, अब आ जाएं हेपेटाइटिस बी की तरफ। हेपेटाइटिस बी को बेटा सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। DNA वायरस कॉज करता है इसको। इस हेपेटाइटिस में, ये जो हेपेटाइटिस बी है, ये पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। इसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जाना जाता है, तसव्वुर किया जाता है। रीज़न उसकी डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर अगर लिवर रीजनरेट ना हो, क्योंकि आपको पता है लिवर वो ऑर्गन है जिसमें ग्रेट रीजनरेटिव एबिलिटी है। अगर लिवर रीजनरेट ना हो और डीजनरेट ही होता चला जाए, ठीक है, तो ये तो बेटा इंतहाई डिज़ास्ट्रस होगा। इसका फिर वाहिद इलाज बचता है लिवर ट्रांसप्लांट। तो अगर प्रॉपर डोनर ना मिले और लिवर ट्रांसप्लांट ना हो प्रॉपरली तो डेफिनेटली जो है वो इसके अंदर इंसान की डेथ भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है। तो गर्ज है कि एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का अटैक होता है। देन हेपेटाइटिस सी, इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब है ए और बी दोनों का इन्फ्यूज़ हो जाना। और सीरम हेपेटाइटिस का मतलब है अगर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को माइनस कर दो तो जो रिमाइंडर बचता है वो सीरम है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो मेरा बेटा ये कॉज करता है RNA वायरस। और अगेन वही सारी अलामात हैं जो आपने ऊपर पढ़ी हैं। एब्डोमिनल पेन भी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। और हेपामर्स सिरप जो मेरे बच्चों ने सुना होगा, आम अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, वो पिया जाता है। गन्ने का रॉ पिया जाता है। आलू बुखारा इमली का शरबत, ये देसी इलाज है इसका, जो लिवर की गर्मी को कम करता है और लिवर को रीजनरेट होने में मदद देता है। ये है पूरा चैप्टर 5 जो मैंने आपके सामने एक लेक्चर में रिव्यू कर दिया। अब आपने क्या करना है कि इसको प्रॉपरली
अब बैठ के टेक्स्ट बुक से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूनिक नोट से भी ये रिव्यू कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, और फिर हम इंशाल्लाह किंगडम प्रो के रिवॉर्ड्स के हवाले से इसको शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने आजकल की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर काफ़ी सारी बात की है। कोशिश करें कि अपने डिस्टेंसेस को मेंटेन करें, हाथ किसी से मत मिलाएं और केयर और एहतियात से रहें, क्योंकि इस वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी ज़िंदगियां सेव रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।